हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप जाकर वो देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इसके साथ साथ हम यूपी ट्रिपल एस सी के जूनियर असिस्टेंट के जो 5512 पदों का एग्जाम है जो निकट भविष्य में प्रस्तावित है, उसके प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की बुक से। तो उसके 7 प्रैक्टिस सेट्स में ऑलरेडी करा चुका हूं। आज हम 8वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है आपका निर्वेद, ऑप्शन डी। मैंने आपको सभी रसों के स्थायी भाव पहले भी हमने कवर किए हैं। अगर हम प्रश्न के और एग्जाम या ऑप्शंस देखें तो जुगुप्सा, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा आपका विभत्स रस का स्थायी भाव। ठीक है, विभत्स, माफ कीजिए, विभत्स रस का स्थायी भाव है। शोक की बात करें तो शोक किसका है? करुण रस का, ये करुण रस का स्थायी भाव है। और क्रोध आपका रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होता है कोई भी रास्ता या कोई भी राह ना सूझना। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? चूर्ण। तो ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी। उड्डन का संधि विच्छेद होगा, तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये उड्डयन होगा, माफ कीजिए, उड्डयन है ये। इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो उत प्लस डयन, ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। देखिए इसमें रूल क्या है, यदि ता और दा के बाद डा और ढा हो, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ता और डा के बाद डा और ढा हो तो ता और दा के स्थान पर क्या हो जाता है? आपका डा हो जाता है। ठीक है, हलंत के साथ, यानी आधा डा हो जाता है। तो उड्डयन आपका ये बन जाएगा। वह खा रहा था, मैं खा रहा था में कौन सा काल है? तो इसमें अपूर्ण भूत काल है, अभी क्रिया खत्म नहीं हुई है, वो खा रहा है, तो अपूर्ण भूत काल है। ब्रैकेट ये किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो ये कोष्टक चिन्ह का घोतक। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो शैतान की आंत का यूज किया जाता है बहुत लंबी वस्तु के लिए, बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो लाघव होता है। लाघव आपका कौन सा चिन्ह होता है? डॉट, ये आपका लाघव होता है। बात करें अगर विवरण की, तो विवरण आपका ये विवरण चिन्ह होता है। और निर्देशक, निर्देशक आपका सिर्फ इस तरह से हैश। उपदेशक आपका कोई भी विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अपने आप मतलब निजवाचक, इसमें निजवाचक सर्वनाम। अगर बात करें देखिए सर्वनाम के टोटल 6 आपके प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये पूछता रहता है। तो इसका है आपका सत प्लस शास्त्र। देखिए छात्र मत लगा दीजिएगा, छात्र भी ऑप्शन में जरूर दिया रहता है, ये वाला ऑप्शन मत लगाइएगा। सत प्लस शास्त्र, ऑप्शन बी जो है ये इसका सही होगा। इसमें क्या रूल लगता है? देखिए यदि ता के बाद, ठीक है, यदि ता के बाद आपका शा आए, शलजम वाला शा आए, तो जो ता है ये आपका किस में बदल जाता है? ये चा में बदल जाता है। और शा जो है ये आपका छतरी वाले छा में बदल जाता है। तो आपका देखेंगे यहाँ पर सत प्लस शास्त्र में ता जो है ये चा में बदल गया, तो आधा चा बन गया, क्योंकि हलंत के साथ आएगा, पूरा नहीं बनेगा। और छा आपका शा जो है वो छा बन गया। तो सच शास्त्र व्यंजन संधि का ये भी उदाहरण है। तो ऑप्शन बी। फिर बता रहा हूं, देखिए शास्त्र वाला लगाइएगा, छात्र वाला मत लगाइएगा, ये गलती स्टूडेंट्स करते हैं। रीमा सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कार्य है? तो जहां पर देखिए तुलना वगैरह का बोध आता है, वहां पर आपका या अलगाव आता है, समानता भाव या लज्जा वगैरह, तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलुक तत्पुरुष का ये उदाहरण है। युद्ध में स्थिर रहने वाला एक शब्द में भी आता है, इसे क्या बोला जाता है? युधिष्ठिर। और जो युद्ध की इच्छा रखने वाला उसके लिए क्या होता है? युयुत्सु। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है।
वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, तो देखिए पहले ही गलत है, अनेक के साथ अध्यापकों नहीं आएगा। अनेक अध्यापक शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, तो इसमें देखिए पहला ही आपका गलत है। देखिए मैंने इसको चेक किया, ये प्रश्न आपका थोड़ा सा इसमें गलत है, ठीक है, मैं इसका सही आपको बता देता हूं। इसका जो पहला पार्ट है वो है इस पुस्तक के विकास में, ठीक है, इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, तो ये इसमें 4 पार्ट हैं। तो इस पुस्तक के देखिए विकास में, विकास नहीं आएगा, लेखन में आएगा, ठीक है। मैं फिर बता देता हूं, जो इसका 4 पार्ट है, पहला पार्ट है इस पुस्तक के विकास में, दूसरा पार्ट है अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों, ये बी है। सी है आपका का सहयोग मिला है, डी है कोई त्रुटि नहीं है। तो आपका इसमें जो पहला वाला पोर्शन है इसमें गलती है। इस पुस्तक के विकास में, विकास नहीं आता, पुस्तक का लेखन किया जाता है, तो इस पुस्तक के लेखन में अनेक अध्यापकों, ये ठीक है, और शिक्षाविदों, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैंने गलत शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था। अगला, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? जो उरग है, उरग आपका सर्प या सांप का पर्यायवाची है। बाकी उपल, पाहन, पाषाण, इसके अलावा प्रस्तर, अश्म, ये सभी पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। अगर बात करें सांप की या सर्प की, तो इसका अहि, नाग, भुजंग, विषधर, फणी, ये सभी आपके सांप के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा व्याल, एक व्याल भी काफी इंपॉर्टेंट है, व्याल, पन्नग, ये सभी सांप के पर्यायवाची है। अगला, तिरंगा में कौन सा समास है? तो जिसमें पूर्व पद आपका संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा, जैसे और कोई एग्जांपल मैं आपको दूं, नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, ये सारे आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को कहा जाता है? स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारण बताइए। तो के लिए आपका कौन सा होगा? संप्रदान कारक यहां पर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सब शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो इसमें कौन कौन से? जवान, अमीर, गरीब, समूह, मिठास नहीं, जवानी, खटास, पुस्तक। तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये यही वाला आपका ऑप्शन इसमें ठीक है, ऑप्शन सी। छायादार किस शब्द का उदाहरण है? तो छायादार आपका संकर शब्द का उदाहरण है। जो 2 अलग अलग भाषाओं से शब्द आते हैं, जो उनके मेल से शब्द बनता है, उसे संकर शब्द कहा जाता है। तो छाया और दार से मिलकर यह बना है, जैसे रेल, गाड़ी, ठीक है। रेल जो शब्द है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी जो शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों से मिलकर रेलगाड़ी बना, तो ये संकर शब्द का उदाहरण है। इसके अलावा सील बंद, सील आपका अंग्रेजी शब्द है, बंद ये आपका फारसी शब्द है, तो सील बंद बना, ये भी आपका संकर शब्द का उदाहरण है। तो 2 अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्दों के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूज्यनीय है, तो देखिए पूजनीय होता है, देखिए पूजनीय हो या फिर हो पूज्य, ये आपका सही शब्द है। पूज्य, पूज्यनीय कुछ नहीं होता, तो पूजनीय आपका यही गलत वाक्य है, बाकी सब सही है। अगला, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होगा, यह भी आपका बीएड वाले एग्जाम में आया हुआ। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन, सखी आगमन। और किसका उदाहरण है? तो ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। आधा शब्द देखकर ही आपको समझ आ जाना चाहिए, यही इसकी ट्रिक होती है। यदि शब्द के मध्य में कोई आधा अक्षर दिखाई दे तो वहां पर यण स्वर संधि ज्यादातर मानी जाती है। किसका उदाहरण है? ये स्वर संधि का उदाहरण है, तो सखी प्लस आगमन। इसके कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल अगर बताऊं, अति प्लस उत्तम क्या होगा? अत्युत्तम।
और कुछ बताऊं, अगर एक एग्जांपल और है, वी प्लस उहु, वी प्लस उहु, ये सब आए हुए प्रश्न है व्यूहु। जैसे चक्रव्यूह आपने सुना होगा, तो व्यूहु आपका वी प्लस उहु से मिलकर बना है। यहां पर भी आपकी यण स्वर संधि है। आगे, निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन। ठीक। शाश्वत, सदैव। तो देखिए शाश्वत का मतलब ही होता है आपका सदैव, और सदैव जो है ये भी आपका इसका एक तरह से पर्यायवाची है। तो शाश्वत का क्या होगा आपका? नश्वर, यानी जो नष्ट होने वाला हो। खग और मृग, ये ठीक है। अगला, भविष्य में होने वाला, इसके लिए आपका वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो भविष्य में होने वाले के लिए क्या होगा? आगामी। तो हम जो कहते हैं कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं, और इसका विलोम क्या होता है? विगत। ठीक है, ये भी आपसे पूछता रहता है कि विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। आए थे हरि भजन को, पोटन लगे कपास, उपयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? तो देखिए, जिस काम के लिए जाएं और उसको ना कर कोई और काम ही हम करने लग जाएं, या जब और काम में ही आप इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जिस काम के लिए जाए और उसे ना कर कोई और ही काम करने लगना। अब देखते हैं गद्यांश का। काव्यांश को हमें पढ़ना है। विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पदताल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत से जुड़ा है अपना अगणित कौमी धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आजाद वतन के वाशिंदे हर चरण हमारा हमारा है बादल। तो देखिए, ये पूरा आपका काव्यांश दिया था, इसमें से हमें आप कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का क्या भाव है? अगर आपसे यहाँ पूछे तो तूफान का यहाँ पर भाव है कठिनाइयां। ऑप्शन, मतलब हमने कई सारी कठिनाइयों का पिछले कई सदियों में सामना किया है और उन पर हमने सफलतापूर्वक विजय पाई है, यानी अपने अपने पद तल से उन्हें कुचला है। अंडमान से कश्मीर है भारत में, तो अंडमान से कश्मीर भारत में कैसा है? दूरस्थ राज्य है, क्योंकि अंडमान बिल्कुल साउथ में पड़ता है आपका, और कश्मीर बिल्कुल उत्तर में पड़ता है। वह महिला क्या कर रही है? इस महिला में वह क्या है? तो आपका वह सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। कितने टाइप का था? 6 टाइप के थे, 6 प्रकार के थे, मैंने आपको बता दिया। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य इसमें से कौन सा है? जिस क्रिया में एक साथ आपके 2 कर्म होते हैं, और पहला कर्म जो होता है वो प्राणीवाचक होगा, दूसरा कर्म आपका निर्जीव होगा, तो वहां पर आपका द्विकर्मक क्रिया उसको कहा जाता है। इसमें जो किराएदार है, किराएदार आपका प्राणीवाचक कर्म है, और मकान जो है वो निर्जीव कर्म है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। आई का विलोम शब्द क्या है? देखिए, आई नहीं होगा, ये आद्र है। ठीक है, आद्र शब्द है। आद्र आपका पता होगा नम, तो इसका विलोम क्या होगा? सूखा या शुष्क, सॉरी। ऑप्शन डी। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न। 31वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी देखिए, इसमें वही डिफरेंस है, बाकी सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 135 आपकी विभाज्य, सॉरी, भाज्य संख्या है। स्टार का चिन्ह का स्थान लेने वाले के लिए समीकरण और संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन कीजिए। 32वें का आंसर है ऑप्शन ए। 33वां जो प्रश्न है इसका आंसर है ऑप्शन सी। 33वें का आंसर है ऑप्शन सी। 34, 34वें का आंसर है ऑप्शन ए। 35th जो प्रश्न है 35वां, उसका आंसर है ऑप्शन बी। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। 36, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। 36 का है बी। 37 का है ए। 38 का है डी। 39 है
बी, 40वां जो प्रश्न है इसका आंसर है ऑप्शन ए। 41वां प्रश्न है, इसका आंसर है ए। 42वां जो प्रश्न है इसका आंसर है ऑप्शन बी। 43 की बात करें, जो सर्कल वाला प्रश्न है, तो सिंपल है, आपका 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर आएगा 144। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 44 की बात करें, 44वां, 44वें का आंसर है 28, ऑप्शन ए। और 45वां जो प्रश्न है इसका आंसर है ऑप्शन बी, RSS। ठीक है, तो यही आपके रीजनिंग के प्रश्न थे। अब देखते हैं सामान्य जानकारी के प्रश्न। पहला, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है, यानी कांस्य युग की सभ्यताएं बोला जाता है। कांस्य युग की कुछ और सभ्यताओं की अगर मैं बात करूं तो कौन सी है? मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता, इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता, इसके अलावा चाइनीज या चीन की सभ्यता। ये सारी आपकी कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। अब बात करें अगर इनके से हमें कौन से धातु की खोज नहीं मिली, तो देखिए ब्रॉन्ज है, मतलब ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है? कॉपर और टिन का। तो कॉपर और टिन तो यहाँ पर मिल नहीं थे, तो तांबा है तो इनको मिला है। चांदी और स्वर्ण के आभूषण खूब मिले हैं। लोहे का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो आपको पता है लेटर वैदिक, जो उत्तर वैदिक काल है वहां पर मनुष्य ने या जो आर्य थे उन्होंने लोहे का उपयोग करना शुरू किया था। और उसके भी लगभग जो अंतिम बिल्कुल काल होता है 700 से 600 BCE या ईसा पूर्व वाला, वहां पर इन्होंने लोहे का उपयोग करना शुरू किया है कृषि के क्षेत्र में। इसीलिए जमीन को वो ज्यादा गहरा खोद पाए, और जब ज्यादा गहरा खोद पाए तो जो जंगल थे उन्हें काटने में भी उन्हें हेल्प मिली, और जो कृषि का उत्पादन था वो भी बढ़ गया था। इसको आयरन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है कि कृषि में लोहे के इंप्लीमेंट्स या लोहे के उपकरणों का उपयोग करने के कारण ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा और एक तरह से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई। बात करें अगर हड़प्पा की जो खोज की गई है 1921 में की गई है। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की है। मैं एक मिनट थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूं। प्रारंभ में देखिए जो इसका नाम था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे उत्खनन शुरू हुआ तो इसकी जो साइट्स थी वो इंडस वैली या सिंधु घाटी के बाहर भी हमें बहुत सारी साइट मिली। इसका जो नाम था इसलिए उसको बदलकर हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता कर दिया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि ये कन्वेंशन है, ऐसा माना जाता है जो साइट पहली खोजी जाती है किसी भी एक्सकेवेशन में, उसी के नाम पर ज्यादातर उस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। इसके ठीक अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। इसकी खोज किसने की थी? RD बैनर्जी ने। दोनों आपके पाकिस्तान में स्थित साइट है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आपका इंडस या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दोनों काफी बड़े हड़प्पा के सबसे प्राइम सिटीज माने जाते हैं। विशाल स्नानागार आपको कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और अगर बात करें सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है पूरी हड़प्पन सभ्यता की वो कौन सी है, तो देखिए वो विशाल स्नानागार नहीं है, वो अन्नागार है। ठीक है, फूड ग्रेन का एक स्टोरेज या भंडार हमें मिला है, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। स्नानागार सबसे बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये प्रश्न आया है इसलिए आपको मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है तो वो है अन्नागार या फूड ग्रेन जो स्टोर था वो। यही कुछ संबंधित हड़प्पा से फैक्ट्स हो गए। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आपको पता होगा बुद्ध धर्म और संघ शामिल है। मध्यम मार्ग इसमें शामिल नहीं है। मध्यम मार्ग तो अष्टांगिका मार्ग या 8 फोल्ड पाथ बोला जाता है। आपको पता होगा भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो उन्होंने 4 कारण बताए हैं किसी भी दुख के। उन्होंने ये कहा है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर्स, कि जितना भी पूरा संसार है वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है, और जब आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो आपको दुख होता है। तो उन्होंने दुख निरोध गामिनी यानी दुख को दूर करने के लिए एक मध्यम मार्ग या 8 फोल्ड पाथ जिसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये मध्यम मार्ग उसका भाग है, ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है उसका भाग नहीं है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न है जिसका अर्थ होता है
राइट नॉलेज यानी सही ज्ञान, राइट बिलीफ यानी सही विश्वास किसके ऊपर, भगवान महावीर के या सारे जैन तीर्थंकरों की शिक्षा में, और राइट कंडक्ट यानी सही आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, बुद्ध धर्म और संघ है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित मैं काफी डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहां पर दिया था, 5 शिष्यों को दिया था, मरगवन या डियर पार्क सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास स्थित है। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि मल्ल महाजनपद की राजधानी था। एक बार यह पूछ लिया था, जो आपका मल्ल महाजनपद था या जो कुशीनगर था, इसका नगर विन्यास कैसा था, मतलब ये जो सिटी बसी हुई थी, शहर बसा हुआ था, किस आकार में बसा हुआ था, तो ये अर्ध चंद्राकार, ठीक है, अर्ध चंद्राकार शेप में बसा हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला आपका सेडिमेंट्री या जो परतदार चट्टान होती है, इसमें आपको कोयला देखने के लिए मिलेगा। कोयले का निर्माण कैसे होता है, देखिए जो वनस्पतियां होती हैं, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जब वो कई साल तक मिट्टी के नीचे दबे हुए रहते हैं तो हाई हीट और प्रेशर के अंदर वो किसमें बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। इसीलिए कोयले में आपको ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलेगा, कार्बन और उसके यौगिक देखने के लिए मिलेंगे। कोयले के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये देखिए जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में याद कीजिएगा। एंथ्रेसाइट में हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किस प्रकार के कोयले में कार्बन कंटेंट होता है, तो एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे कम पीट में। एक प्रश्न इससे और पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, वो बता देता हूं। इसमें से किस प्रकार के कोयले को, इन चारों में से भूरा कोयला या ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, तो जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट का अपीयरेंस आपको भूरी लकड़ी जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसको ब्राउन कोल बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं कार्बन कंटेंट याद रखिए, क्योंकि एक बार ऑर्डर में लगाने के लिए आ चुका है कि कार्बन के घटते क्रम में इसको लगाइए। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आगे चलते हैं। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। और देखिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड मरुस्थल है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको इसी मरुस्थल में देखने के लिए मिलेगी, वरना ज्यादातर मरुस्थल में जनसंख्या काफी कम रहती है। बात करें अगर सहारा की, तो सहारा दुनिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है, सबसे बड़ा डिजर्ट है। अटाकामा ड्राईएस्ट, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कहां पर है आपका, चिली और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है। गोबी, अगर बात करें गोबी डिजर्ट आपको सेंट्रल एशिया में देखने के लिए मिलेगा, और 2 कंट्रीज में यह शेयर होता है। एक तो आपका दक्षिण मंगोलिया या सदर्न मंगोलिया और नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, ये दोनों उसको शेयर करते हैं। पूरा इसको मैं मैप में आपको दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये जो प्रश्न में सारे मैप पूछे गए हैं वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। देखिए ये है आपका दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट सहारा डिजर्ट। इसके बाद है ड्राईएस्ट डिजर्ट, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, ये है आपका अटाकामा। मैंने आपको बताया चिली और पेरू इसके बॉर्डर पर स्थित है। देखिए ये करंट अफेयर्स में एक चीज और बता देता हूं। अभी टोक्यो विश्वविद्यालय या टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, वैज्ञानिकों ने यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला, ठीक है, या ऑब्जर्वेटरी स्थापित की है। तो अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला कहां पर है, अटाकामा डिजर्ट में है। और कौन से देश ने स्थापित की है, जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने स्थापित की है। बात करें, यह है आपका देखिए गोबी डिजर्ट आपका मंगोलिया और चाइना के बीच में स्थित है। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ और डिजर्ट देख लेते हैं। नामिब डिजर्ट है, कालाहारी डिजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ये सारे रट लीजिए, ये लगातार आते रहते हैं। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट और सिम्पसन डिजर्ट। एक आपका यूएसए में भी डिजर्ट है आपका सोनोरन डिजर्ट, और यूएसए में एक और है मोहावे, ठीक है, मोहावे डिजर्ट, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका यूएसए में उपस्थित एक और मरुस्थल है। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो आप सबको साफ पता है, ये सबने पढ़ाई है हम लोगों ने। किस दिन पारित किया है आखिरी, 26 जनवरी या 26 नवंबर। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़े सही से ऐड नहीं है, ये 26 नवंबर 1949 होगा, क्योंकि इसी दिन हमने
जो इसको अपना लिया था भारत ने 26 नवंबर 1949 को, और लागू किस दिन हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है इसमें इन्होंने सही नहीं दिया है, 1949 यहाँ पर होगा। एक बार देखिए प्रश्न ये पूछा गया था कि जब 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, इस पर जो साइन किए गए हैं वो 24 जनवरी 1950 को किए गए हैं, तो 1950 के इस दिन कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस दिन 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 ये है, अंतिम रूप से इसी दिन इसको एक्सेप्ट किया गया था। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो जो संघवाद हमने लिया है, फेडरलिज्म लिया है, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। इसके अलावा हमने कनाडा से क्या लिया है? देखिए, इसके अलावा हमने लिया है जो 3 सूची हमारे यहाँ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें अगर कोई भी विषय नहीं होता, उसके रेस्पेक्ट में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? आपको पता है, उसे रेसिडोरी पावर या अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, वो केंद्र सरकार के पास है। ये जो हमने पावर ली है, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली। इसके अलावा जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं राज्यों के, वो आपको पता है केंद्र सरकार द्वारा या एक तरह से उसके ऑर्डर पर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो ये वाला जो प्रोविजन हमने लिया है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा होगा कई सारे अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, तो जो एडवाइजरी या सलाहकार ज्यूरिसडिक्शन उसका है, वो भी हमने कनाडा से लिया है। तो ये कुछ इससे संबंधित फैक्ट्स। आगे चलते हैं। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? तो ये सिंपल आपका रुपया है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो ये IRDAI करती है, IRDAI होगा ये, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में एक्ट के तहत, एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में स्थित है, मुंबई मत लगाइएगा, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। सेबी क्या है आपका? सेबी हमारा मार्केट रेगुलेटर है, किसके क्षेत्र में? शेयर मार्केट के क्षेत्र में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 1988 में इसको बनाया गया था, लेकिन जो इसको संवैधानिक बनाया गया है या इसको जो पावर दी गई है वो सेबी एक्ट 1992 के तहत दी गई। वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको 1992 में दिया गया। आगे चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है सेबी का, और इसकी जो वर्तमान चेयरपर्सन है वो माधवी पुरी जी हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो देखिए दोनों बता दूंगा। परमाणु जो शक्ति संयंत्र है वो नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये होती है कंट्रोल्ड। तो अगर हम पूरा सही से इसको अगर आप सही से पढ़ेंगे तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर ये कार्य करते हैं। अब बात करें अगर एटम बॉम्ब की, ठीक है, एटम बॉम्ब जो होते हैं, परमाणु बम होते हैं, परमाणु बम आपके अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन यानी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब गिराए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पावर प्लांट जो होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन या नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया पर कार्य करेंगे, और अनियंत्रित पर एटम बॉम्ब कार्य करता है। अब बात करें अगर नाभिकीय संलयन की, तो नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हैं सन या सूर्य में, सूर्य के सरफेस पर। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, जो हाइड्रोजन बम होते हैं, हाइड्रोजन बम भी आपके नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करते हैं। अब एक प्रश्न इनसे और बनता है, एटम बम या परमाणु बम की खोज किसने की है? तो परमाणु बम की खोज की है रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने, जिनके ऊपर अभी मूवी भी बनी थी हॉलीवुड में। बात करें अगर हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम की खोज किसने की है? एडवर्ड टेलर। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की है। तो ये पूरा इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हो गए। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो अम्ल जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये आपका जल में जब घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। मैंने आपको बताया था ANB, N होता है न्यूट्रल, मतलब जिसकी pH वैल्यू 7 होती है। 7 से आप जितना नीचे जाएंगे आप एसिड की तरफ जाएंगे या अम्ल की तरफ जाएंगे, 7 से आप जितना ऊपर जाएंगे आप क्षार या बेस की तरफ जाएंगे। तो जितना आप देखेंगे अगर pH किसी का 3 है तो वो बहुत एसिडिक होगा, अगर किसी का pH 6 है तो वो कम एसिडिक या कम अम्लीय होगा। ये इसका सीधे सीधे रूल है। तो ANB ये कोड है, इसको आप याद रख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित
भार घट जाता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मैंने आपको कहा था द्रव्यमान जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर m इंटू जी। मास सेम रहेगा, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है वो चंद्रमा पर पृथ्वी का मात्र 1/6 है। तो जब आपका जी 1/6 है तो वेट भी आपका वहां पर जाकर 1/6 हो जाता है, यानी भार में हमारे कमी आ जाती है। तो भार घट जाता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला, कोई साइकिल सवार किस मोड़ से घूमता है, तो वह आपने देखा होगा जितनी बाइक रेसिंग वगैरह होती है तो वो जिस तरफ मोड़ होता है उस तरफ अंदर की तरफ झुक जाते हैं। ये बाइक में टॉर्क वगैरह और घूमने में थोड़ी सी आसानी होती है अंदर की तरफ जब वो झुकते हैं, तो ये अंदर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? देखिए वैसे तो आलू जमीन के अंदर होता है लेकिन ये जड़ नहीं होता, इसको तना या स्टेम इसकी कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही होगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो क्या आपका प्रदान करता है? जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, ये आपका अलग अलग बीजों को या जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कुछ कुछ रंग प्रदान करता है। जैसे आपका टमाटर वगैरह में होगा तो लाल रंग होगा, टमाटर का लाल रंग वैसे लाइकोपीन, ठीक है, टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो क्रोमोप्लास्ट इसका सही आंसर होगा। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। बात करें अगर स्तनधारी की, तो स्तनधारी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मैमोलॉजी, ठीक है। बात करें अगर चमगादड़ की, चमगादड़ के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो चमगादड़ के अध्ययन को बोला जाता है आपका चिरोपेट्रोलॉजी, चिरोपेट्रोलॉजी। बात करें अगर मछलियों के अध्ययन के, तो मछलियों के अध्ययन को इकिथियोलॉजी या इचथियोलॉजी, ICHTHYOLOGY, तो इचथियोलॉजी आपका मछली के अध्ययन को बोला जाता है। एक पक्षियों से ही संबंधित है, नेस्ट यानी पक्षियों के घोंसले का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको नीडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, नीडोलॉजी। आगे चलते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो ये अतिचराई गलत है, ओवरग्रेजिंग गलत, वनस्पति उन्मूलन गलत, वन रोपण के द्वारा ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी आपका स्टोरेज से संबंधित है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो आपके वाटर पोलो और कबड्डी, कबड्डी तो सबको पता ही होगा, लेकिन वाटर पोलो और कबड्डी में आपके 7 प्लेयर होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो आपको पता होगा महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, तो अलग अलग पर्व हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता भी आपका महाभारत का ही भाग है। अर्जुन और श्री कृष्ण जी का इसमें संवाद है, लगभग 700 श्लोकों के माध्यम से वो जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दिया था वो इसमें दर्शाया गया है। महाभारत किसने लिखी है? आपको पता होगा, वेद व्यास जी के इंस्ट्रक्शन पर श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। अगला, प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभ किस मार्ग से किया? तो उड़ान RCS इसको बोला जाता है, यानी उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो आपको पता होगा जो आम आदमी है उसके लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। कुछ ऐसे एरिया भी इससे जोड़े गए जहां पर अभी तक एयरपोर्ट्स नहीं थे। तो ये 2016 में स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी, और सबसे पहले इसमें उड़ान जो थी वो कहां से कहां तक शुरू की गई थी? शिमला से दिल्ली मार्ग पर यह लॉन्च किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न। यदि एक कंप्लीट मैश टोपोलॉजी नेटवर्क में 10 नोड है तो नेटवर्क में लिंक्स की कुल संख्या कितनी होगी? तो नेटवर्क में लिंक की कुल संख्या, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है n-1/2। तो आपके 10 टोटल नोड्स हैं, 10 - 1 9/2, 10 × 90/2 यानी 45। तो इसमें 45 आपके टोटल लिंक्स होंगे। तो ये लिंक का फॉर्मूला है n-1/2 किसमें? मैश टोपोलॉजी में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? TCP, जो TCP है ये लेयर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? तो किसमें केवल एक ही मेल बॉक्स बना सकते हैं? आपका POP में।
इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो किसमें? डायल अप कनेक्शन। जब आप लेते हैं डायल अप कनेक्शन। IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या उपयोग किया जाता है? आपका ईमेल्स। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? तो इसमें से सबसे पुरानी तकनीक कौन सी है? तो अर्पानेट जो है इसे दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है। TCP में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बाइट स्ट्रीम, ऑप्शन डी, ये इंपॉर्टेंट है। अनुप्रयोग परत OSI मॉडल की परत डैश होती है, तो कितनी? 7 लेयर्स। निम्नलिखित में से कितने इंटरनेट का प्रवेश द्वार या किसे गेटवे माना जा सकता है? तो किसको माना जाता है? ब्राउजर को, जहां पे आप वेब ब्राउजिंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो और हाइपरलिंक सहित लिंक हो गए जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है? तो किसमें? आपका वेब पेजेस में, ऑप्शन डी। गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो किससे आप बुकमार्क जोड़ सकते हैं? Ctrl+D से। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह है? तो संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह क्या होता है? आपका वेबसाइट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब यूजर विकसित किया गया है? तो इनके द्वारा सफारी विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज। किस कंप्यूटर को हैक करने या किसी कंप्यूटर को हैक करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसको हैकर बोला जाता है। अब देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया था, गौतम बुद्ध यहाँ पर मर गए थे और यहाँ पर इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण इसको बोला जाता है। कुशीनगर मैंने आपको बताया कौन से महाजनपद में था? तो ये मल्ल महाजनपद में स्थित था। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं। मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां हैं, पहले बता देता हूं। एक थी आपकी कुशीनगर, दूसरी थी आपकी पावा या पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई है? पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है, जो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। तो यह है, देखिए पूरे जो महाजनपद है उनकी लोकेशन, ये है आपका मल्ल महाजनपद, जहां पर कुशीनगर इसकी राजधानी थी। यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर उपस्थित है, तो वो भी आपका कुशीनगर में ही उपस्थित है। एक बार मैचिंग में आया हुआ है रामभर स्तूप। ठीक है, रामभर स्तूप, तो रामभर स्तूप कहां पर है? रामभर स्तूप भी आपका कुशीनगर में ही देखने के लिए मिलेगा, मैचिंग में ये आया। ठीक है, तो यही कुशीनगर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल विहार मेला बुंदेलखंड, ठीक है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, स्पेशली आपके आगरा के आसपास। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये गलत है, ये एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, ये हरियाणा का है, हरियाणा के बल्कि फरीदाबाद का। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ और जो उत्तर प्रदेश के फेस्टिवल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये हम देखते हैं, बटेश्वर फेयर आगरा, दादरी फेयर ये बलिया में लगता है, तोरौन मेला कासगंज में लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी, ये बहुत फेमस है। देवा शरीफ में क्या है? हाजी वारिस अली शाह की मजार है, वहां पर ये मेला लगता है। देवी पाटन मेला तुलसीपुर गोंडा। नाग कटैया फेयर ये बनारस में। सैयद सालार मसूद फेयर ये बहराइच में। गोविंद साहब फेयर या गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैचिंग में आया हुआ है। शाकंबरी देवी मेला ये भी आपका पूछा जा चुका है सहारनपुर में। और सहारनपुर में आप याद रखिएगा पेपर इंडस्ट्रीज बहुत है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में आपसे पूछे पेपर इंडस्ट्रीज कहां पर है, तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आपको देखने के लिए मिलेगी। संत हाजी वारिस अली शाह फेयर बाराबंकी में। अगला हरिदास जयंती फेयर या हरिदास जयंती मेला, ये वृंदावन में। इसके अलावा सुलह कुल फेस्टिवल आपके आगरा में। ताज फेस्टिवल ये भी आगरा में। बिठूर गंगा फेस्टिवल ये मगहर में।
कजली फेस्टिवल ये मिर्जापुर में, सैफई महोत्सव इटावा में, काम्पिल्य महोत्सव ये फर्रुखाबाद में, गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में, यमुना महोत्सव मथुरा में, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में, और लठमार होली मथुरा या बरसाना, बरसाने की बहुत ज्यादा ये फेमस है। तो ये कुछ और उत्तर प्रदेश के लोकल फेस्टिवल्स हैं। अगला देखते हैं, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहां से किया जाता है? तो ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का है। तो गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो देखिए, जो सहरिया ट्राइब है ये आपकी वाराणसी की नहीं है, ये आपको ललितपुर में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ललितपुर की एक ये ट्राइब। 85वां प्रश्न है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल माणिकलाल जी के द्वारा, और उन्हीं के नाम पर इनका ये नाम रखा गया है। अगर बात करें किसके अंतर्गत आता है, तो आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत ये आता है। अगर बात करें कुछ और हिंदी भाषा से संबंधित कुछ फैक्ट्स की, तो जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है इसकी स्थापना आपकी कब की गई है उत्तर प्रदेश में? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कब जो हिंदी भाषा में या देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है उसको राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? अक्टूबर 1947 में। और फिर दूसरी राजकीय भाषा उर्दू, इसको कब घोषित किया गया है? 1989। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज इसको घोषित किया गया है अक्टूबर 1947 में, हिंदी को घोषित किया गया। आगे चलते हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश हिंदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश जो संस्कृत संस्थान है इसकी स्थापना भी 1976 में ही की गई है, ये भी आपको याद रखना है। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो पीएसी विद्रोह है ये 1973 में आपका हुआ था, और उस समय कमलापति त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो 1971 से 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 1973 में ही आपका पीएसी विद्रोह हुआ था। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों से संबंधित है, तो विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना। और ये कब? 1996 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो किसके प्रसार हेतु? तो स्पेशली लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक प्राप्त करने के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। ये आपके ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल ठीक है। अगला, कानपुर स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां का नाम है। और कानपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? CSJM, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के कुछ और कृषि विश्वविद्यालय मैं आपको बता देता हूं। एक है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये अयोध्या में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मेरठ में स्थित है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये स्पेशली बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया था 2010 में, ये बांदा में स्थित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, जो प्रयागराज में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यह केंद्र सरकार द्वारा झांसी में स्थित किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें कृषि से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जो उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उसको कब बनाया गया था कृषि के क्षेत्र में रिसर्च वगैरह को प्रमोट करने के लिए? 1989 में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ सारे संस्थान मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। आगे चलते हैं। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस यानी ग्रीस कहा था? तो ये कहा था बर्नियर ने। बर्नियर जो दारा शिकोह था, ठीक है, शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह, इनके चिकित्सक के रूप में या इनके डॉक्टर के रूप में ये कार्य किया करते थे, और इन्होंने ही कहा था कि ये भारत का एथेंस है काशी। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के समय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें से कौन से कथन सही है? लैंड करने वाली पहली फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी यहां पर।
कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। तो इसमें से देखिए कौन से आपके सही हैं, केवल इसमें एक सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 आपके हवाई अड्डे थे। ये 5वां हवाई अड्डा था जिसमें लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और जेवर, ये टोटल आपके 5 उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जेवर में अभी तक आपका काम चल रहा है, लेकिन अभी तक फ्लाइट ऑपरेशन होनी वहां से शुरू नहीं हुई है। जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, वहां वाले एरिया में ये बनेगा। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहां पर? तो कोयले के भंडार आपको सिंगरौली क्षेत्र में मिलेंगे, जो सोनभद्र वाला एरिया है हमारा, जिसका बॉर्डर मध्य प्रदेश से लगता है, उस वाली बेल्ट में आपको ये सिंगरौली माइंस देखने के लिए मिलेंगी। देखिए सिंगरौली अलग है, एक है सिंगरेनी। सिंगरेनी आपका अलग है। जो सिंगरेनी है ये आपकी तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है आपका खम्माम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहीं पर सबसे पहले इन माइंस को नोटिस किया गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो प्रयागराज आपका निर्यात विकास केंद्र नहीं है। मेरठ से आपका स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं और गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है। आगरा से आपका जो लेदर टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट होते हैं। खुर्जा में आपकी पॉटरी, ये यहां से एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन प्रयागराज में कोई एक्सपोर्ट जोन नहीं है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो सेवाओं के क्षेत्र में मात्र हमारा थोड़ा सा नोएडा वाला क्षेत्र अच्छा है, बाकी ऑलमोस्ट सारी पूरे प्रदेश में इतना कोई सर्विसेज का एक्सपोर्ट नहीं है। सर्विसेज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो एक्चुअल में ये है क्या? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आप समझ लीजिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित संस्था है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कानपुर में स्थित है। अगर आगे देखें, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो आपको पता है एल्फ्रेड पार्क में ही चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रिहंद घाटी परियोजना। ये रिहंद नदी के ऊपर है। रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है, उसी के ऊपर यह परियोजना बनी हुई है। और यहाँ पर कौन से जलाशय का निर्माण हो जाता है? क्योंकि डैम के पीछे पानी रोका जाता है, तो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसका निर्माण किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां से निकलती है? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है महानदी, एक निकलती है नर्मदा और एक निकलती है सोन नदी। सोन नदी पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। तो रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है और सोन नदी अपने आप में गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो आपको पता है जो हरित क्रांति का फायदा मिला वो कुछ ही क्षेत्रों को मिल पाया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का भी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा हरित क्रांति का इन्हें लाभ मिला। 1966-67 में मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी या नई मैक्सिकन बीजों की प्रजाति लाई गई थी, जिससे काफी ज्यादा पैदावार में बढ़ोतरी हुई और भारत की एक्सपोर्ट डिपेंड या दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो गई थी। इसके बारे में मैंने पूरा एक डिटेल में सेट में आपको बता दिया है। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो राई तथा सरसों यहाँ की प्रमुख ऑयल क्रॉप्स हैं, यानी जिससे वेजिटेबल ऑयल या तेल निकाला जाता है। इसके लिए कौन सी क्रांति होती है? येलो रिवॉल्यूशन। जो पीत क्रांति है हमारी, पीली क्रांति, वो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन से ही संबंधित है। तो ये दोनों हमारी मेन क्रॉप्स है। ठीक है, तो यही आज के सारे हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।